Grams IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to cover this live session of news analysis. So in this session देखते हैं क्या हमें कवर करना है. आज हिंदू में 2 important articles हैं. उन articles में as such खुद में कंटेंट नहीं है जो हम एक्सट्रैक्ट कर सके, लेकिन वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसके आसपास जो भी और डिस्कशन है वो करूँगी ताकि आपका एक वो टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है माइग्रेंट वर्कर्स से एसोसिएटेड, तो वो बेसिकली आर्टिकल ना केरला के विद रिस्पेक्ट टू में है, लेकिन हम इस आर्टिकल को एक माइग्रेंट वर्कर के नज़रिए से देखते हुए हर एंगल से कवर करेंगे कि माइग्रेशन क्यों होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं. दूसरी बात, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं इससे निकल के जब इंटरनल माइग्रेशन की. हाँ, एक तो माइग्रेशन भी 2 तरीके की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल. हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करेंगे जो अभी विद इन द कंट्री होगी, ठीक है. तो एक तो इससे फायदा क्या होता है और एक इसके कॉन्स क्या हैं. जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्टेप्स दैट आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, उस पर बात करेंगे. सो बेसिकली कहने का मतलब है ये सब इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है. इस आर्टिकल में क्या है वो आपको बता दूंगी, केरला स्पेसिफिक है यहाँ पर, और फिर प्लस में जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो कवर होंगी. ईरान का एससीओ के साथ लिंक. एससीओ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो वो सारी बातें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूंगी. फिर उसके बाद ईरान की एंट्री इन दी एससीओ, इसका इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या प्लस में जाता है, क्या माइनस में जाता है, और टर्म जो एंटी वेस्ट जो नैरेटिव है, जो पर्सपेक्टिव है, इस पे बात करेंगे. जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को समझेंगे. तो एक ये आर्टिकल है, एडिटोरियल है, और 2 और आर्टिकल्स हैं. एक नेशनल चंबल सेंचुरी, ये आपके प्रीलिम से एसोसिएटेड है, और अभी कावड़िया जो न्यूज में है उनके बारे में बात करेंगे, तो लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड. तो यहाँ पर या तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहने वाली है. तो आपको क्या करना है, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो बाय लाइकिंग दिस सेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दी सेशंस विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर हम पहला आर्टिकल लेते हैं. लेट मी चेंज स्लाइड फॉर यू. एन इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स. तो अब ये आर्टिकल जो है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये केरला स्पेसिफिक है, एज इन मतलब यहाँ पर माइग्रेशन की जो बात करी गई है वो केरला बीइंग अ हब फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, उसके विद रिस्पेक्ट टू में है. तो पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं, सुनने की बात है. एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से केरला हैज बिकम द हब फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, like with around you can say 34 lakh workers who are coming from other states for employment there. Now देखो, बहुत से रीजंस होते हैं माइग्रेशन के. वो रीजंस क्या हैं, वो रीजंस पे मैं आऊंगी, लेकिन बात ये है दे आर अट्रैक्टेड टू केरला बिकॉज ऑफ हायर वेजेस, वर्क अपॉर्चुनिटीज रेगुलर है, एक कल्चरल जो एनवायरमेंट है दैट इज लाइक सोशल कल्चरल एनवायरमेंट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, दैट इज बेटर. So Kerala has implemented various welfare schemes, health related schemes, literacy related schemes for the migrant workers, making it a migrant friendly state. लेकिन कुछ issues हैं that needs to be addressed. ये आर्टिकल कह रहा है. तो एक स्टडी हुई that was conducted, let me show you, ये सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है. So एक स्टडी कंडक्टेड हुई by महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, and they suggested that बहुत से माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उन्हें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और स्कीम से बेनिफिट नहीं हो रहा है. केरला ने एफर्ट्स किए हैं, दे आर सपोर्टिंग द माइग्रेंट वर्कर्स, लेकिन फिर भी शॉर्टकमिंग्स हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जिसमें से वन ऑफ द मेन चैलेंज दे हैव मेंशन्ड इज द लैक ऑफ, अरे जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट, is the lack of unity and organization among the migrant workers. मतलब यहाँ पर ये आर्टिकल कहता है कि कोई प्रॉपर असेसमेंट ऑफ देयर वर्किंग कंडीशंस, देयर लिविंग कंडीशंस वो नहीं है. आप गेस्ट वर्कर टर्म यूज करते हो, द टर्म गेस्ट वर्कर इज यूज टू डिस्क्राइब इट. ये अपने आप में बहुत ही एम्बिग्यूअस है, राइट, और इसकी वजह से इट फेल्स टू अकाउंट देयर राइट्स प्रॉपरली. तो क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो करंट पॉलिसीज हैं दे लैक अ कॉम्प्रिहेंसिव विजन,
और अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो केरला के अंदर माइग्रेंट वर्कर्स दे हैव बीन ऑन स्ट्राइक to demand better wages, equal pay for equal work, protection of their rights against exploitation, right? And लेकिन मतलब इफेक्टिवली इशू एड्रेस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर कंसर्न है। तो ये जो चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो ओवरऑल जो माइग्रेंट वर्कर्स है ना, दे आर ऑफन डिनाइड देयर बेसिक ह्यूमन राइट्स, मेकिंग देम लाइक मार्जिनलाइज्ड इन अ सोसाइटी। और इन चैलेंजेस को एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आर्टिकल कहता है कि यहाँ पर ना आपको इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन, और आपकी जो अप्रोच है वो थीमेटिक अप्रोच होनी चाहिए। लेट मी शो यू। तो आप क्या कर रहे हो अब, नीड ऑफ द आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शन अप्रोच टू थीमेटिक मेथड दैट क्रिएट्स डेटाबेस ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेने होते हैं दैट शुड बी ग्राउंडेड इन राइट बेस्ड प्रिंसिपल्स, मैकेनिज्म्स होने चाहिए प्रॉपर, जस्टिस एनहांस, मतलब एक्सेस टू दैट जस्टिस, उसको यू नीड टू एनहांस दैट ऑल्सो, राइट। तो migrants should also be made aware of their rights, legal remedies, promoting cultural exchange, community engagement, तो ये सब कुछ। एंड केरला has taken steps to support the migrant workers, but challenges हैं। अब माइग्रेशन की जैसे मैं बात कर रही थी, ये आर्टिकल में इतना है, लेकिन ये ना टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन का टॉपिक। जब हम माइग्रेशन की बात करते हैं, हम इंटरनल माइग्रेशन की बात करते हैं, तो क्या रीजन माइंड में आते हैं, क्या कॉजेज हैं माइग्रेशन के, क्यों लोग माइग्रेट करते हैं? ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ आप लिख सकते हो। पहला है अर्बनाइजेशन। ये जो रूरल अर्बन वेज डिफरेंस है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है, राइट। तो increase in the demand for labor in the urban areas, better wages, increase migration। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो पुल फैक्टर्स हो गए ना, जॉब, गुड सैलरी, मोर इनकम, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगे ही से टू मूव टू द सिटीज। दूसरा शादी, मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर फॉर माइग्रेशन, राइट। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट्स, मतलब देखा है इन केस ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द माइग्रेशन इज फ्रॉम वन रूरल एरिया टू अनदर, राइट। इन केस ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयमेंट तो आपको खींचेगी ही सही, तो प्राइमरी रीजन ही यही है, चाहे वो अर्बन टू अर्बन हो, चाहे वो रूरल टू अर्बन हो। लोग चाहे आज दिल्ली से बैंगलोर जा रहे हैं या बैंगलोर से दिल्ली आ रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो माइग्रेशन को लेकर ही आती है, मतलब माइग्रेट होते ही हैं लोग। फिर उसके बाद अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, ड्रॉट प्रोन रीजन्स होते हैं, डिजास्टर इंड्यूस फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ से भी माइग्रेशन का रीजन बनता है। एजुकेशन, अच्छी एजुकेशनल फैसिलिटीज के चक्कर में लोग रूरल एरियाज, पीपल माइग्रेट टू द अदर एरियाज। कभी कभार देयर इज लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, राइट, दैट बिकम्स अ रीजन। तो ये सब रीजन्स हैं, लेकिन हम ना हमेशा माइग्रेशन को ऐसे देख लेते हैं कि माइग्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स ही हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। तो एक सिविल सर्वेंट होने के नज़रिए से आपको चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से तोलना आना चाहिए। अब जब मैं ये पॉइंट्स आप लिखते जाना, क्योंकि ये आर्टिकल में मेंशन नहीं है। जब मैं इंटरनल माइग्रेशन की बात करती हूँ तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, लाइक इफ़ आई एम शिफ्टिंग टू बैंगलोर और इफ़ आई एम गोइंग टू दिल्ली और मुंबई, अपने जॉब के चक्कर में जा रही हूँ, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? स्किल डेवलपमेंट होगी, राइट, मतलब आपको एक एक्सपोजर मिलता है, नॉलेज शेयरिंग होती है, यू इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये स्किल डेवलपमेंट होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, देर आर लाइक एनहांस, माइग्रेशन ऑलवेज एनहांसेस द चांसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट, यू सेंड बैक रेमिटेंसेज होम, पॉजिटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। जो डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो माइग्रेशन फिल कर देता है, इकोनॉमिक रेमिटेंसेज वाला इशू हो जाता है, और गुड क्वालिटी लाइफ हो जाती है, स्किल डेवलपमेंट, सोशल रेमिटेंसेज, राइट। तो नए आप जाके वहाँ पर नई कल्चर, नई लैंग्वेज, ये सब भी सीखते हो, इस सेंस ऑफ ब्रदरहुड इम्प्रूव होता है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। रही बात नेगेटिव इम्पैक्ट की, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट? माइग्रेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट, चैलेंजेस जो माइग्रेंट वर्कर्स फेस करते हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन, ब्रेन ड्रेन, और आप लगा लो इंक्रीज स्लम,
राइट, दे आर ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास सिटीजन्स, देर इज नो एक्सेस टू सोशल असिस्टेंस। वो अलग बात है कि अभी वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी स्कीम्स हैं जो आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। पुअर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, हैजार्डियस जॉब, कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं है। तो विक्टिम, दे आर द विक्टिम्स ऑफ क्राइम, दे आर द इजी टारगेट, women's and children's for inhuman treatment. So these are the challenges that are faced by the migrant workers in India, right? जो लॉज हैं, जैसे जो भी कोड हैं वो आप लिख सकते हो। गवर्नमेंट के एंड से वी हैव लाइक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, बहुत ही अच्छी स्कीम है। पीएम स्वनिधि स्कीम है, ई श्रम पोर्टल है। तो ये सारी चीजें आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। और रही बात सजेशंस की, तो देखो स्कीम्स बहुत हैं, हमें इनकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। सीरियस असेसमेंट शुड बी कैरिड आउट, डेटाबेस ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें, सोशल प्रोटेक्शन, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, हेल्थ पे फोकस करो, उनकी एजुकेशन पे फोकस करो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सजेशंस में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि माइग्रेशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल के अलावा काफ़ी और चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, आपको बहुत काम आएंगे आंसर राइटिंग में। जीएस पेपर 2 से चलते हैं, ईरान इंडक्शन इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो एससीओ तो सबको पता ही है, मतलब मुझे पता है यहाँ सब बहुत ही समझदार बैठे हैं बच्चे, जिन्हें नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, हम स्क्रैच से ही शुरू करते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक रीजनल एक होमवर्क देती हूँ। पहले तो ना मैं आपको बता दूंगी एससीओ क्या है, लेकिन आप क्या करना ना, आज मैप में जाके एससीओ मेंबर स्टेट जरूर देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो 8 मेंबर स्टेट्स हैं वो मैप में जरूर लोकेट कर लेना। तो अब एससीओ एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करती है, मेंबर कंट्रीज में कॉपरेशन को प्रमोट करती है, राइट। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ग्रुप दैट इज कॉल्ड शंघाई 5। बाद में फिर एक्सपैंड हुआ, अदर कंट्रीज ऐड हुई। 2017 के अंदर ये अपना हम और पाकिस्तान ऐड हुए, राइट। तो देखो एक्सपैंड होता रहा। गोल इसका यही है कि सिक्योरिटी, बॉर्डर टेंशंस, टेररिज्म को कॉम्बैट करना, ये सब। चाइना इसमें है, रशिया इसमें है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान इसमें है। फिर इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर ऐड हो गए थे, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर एससीओ का ऑब्जेक्टिव क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ट्रेड को, इकोनॉमी को, कल्चर को, टेक्नोलॉजी को अमंग द मेंबर स्टेट्स, बिजनेस कोलैबोरेशंस, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना, राइट। तो ये सब एससीओ के ऑब्जेक्टिव हैं। एससीओ में बेसिकली, अब थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करूं तो बैकग्राउंड जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, फिर उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। एससीओ में 2 परमानेंट बॉडीज हैं। एक एससीओ सेक्रेटरीट है बीजिंग के अंदर, जहां मेन एक्टिविटीज जैसे होती हैं वो सारी कैरिड आउट, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। और एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद, उज्बेकिस्तान, रैट्स, जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पे फोकस करती है। तो अभी ना एससीओ के अंदर ईरान की एक एंट्री होना, इट हैज रेज कंसर्न, राइट। एंटी वेस्ट का इशू है। देखो क्या है ना, यहाँ पर एससीओ के अंदर चाइना है, रशिया है, और उधर तरफ वेस्ट में यूएस है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, इट्स लाइक कॉन्ट्रेरी टू द वेस्ट, ऐसा पर्सपेक्टिव है ये। और एक कि दे हैव देयर ओन स्टैंड, राइट। तो वहां पर अगर वेस्ट के साथ कुछ काउंटर भी करना है तो यहाँ पर उनका अगर जो अलग एक विचार है या उनका जो भी नजरिया है तो वो बोलते हैं, दे स्पीक आउट। मैं बिल्कुल लेमन टर्म में बता रही हूँ। कहने का मतलब है कि आप ये आर्टिकल में या ओवरऑल एससीओ को ऐसे देखा जाता है दैट कि वेस्ट के साथ जो ऐसा होता है ना कि एक अलग ओपिनियन भी रखते हैं अगर, सो दे कम अप विद दैट। तो ये है। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का एम है
सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कल्चरल मैटर्स अमंग इट्स मेंबर्स इंप्रूव करना। मेंबर्स में कौन आते हैं? चाइना, रशिया और सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ईरान की एंट्री एससीओ के अंदर वो एक प्राइमरी मतलब एक कंसर्न क्यों बन जाता है? क्योंकि पर्टिकुलरली इट इज मेंबर स्टेट्स के लिए भी है और कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न अलाइज, क्योंकि चाइना के साथ यूएस का आजकल थोड़ा कॉन्सेप्ट ही रिलेशन सही नहीं चल रहे। रशिया के साथ भी वही है, एक तरफ यूएस एक तरफ चाइना, यूएस रशिया, और रशिया यूक्रेन के बाद तो, और उसके बाद अभी ये यूएस और ईरान की भी सही नहीं बनती है, ईरान पे सैंक्शंस लगे, तो ये पर्सपेक्टिव बन जाता है कि दैट इज एंटी वेस्ट। सो दिस एंटी वेस्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड मतलब व्हेन यू आर हैविंग contrary position to the western interest or your policies are that। तो in case of SCO ये organization मतलब ऐसा ही हो गया ना, एक चाइना भी हो गया, रशिया भी हो गया और ऊपर से अपना ये ईरान भी हो गया, राइट। तो उस नजरिए से देखा जा रहा है। और कुछ मेंबर स्टेट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉशियस कि ईरान को फुल मेंबरशिप ग्रांट करना, सो इट विल एग्जिबिट दैट रीजनल टेंशंस, इट विल कॉम्प्लिकेट द रिलेशंस विद द वेस्ट। तो हमारे लिए थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लिए क्या नजरिया है, यहाँ पर इंडिया किस पर्सपेक्टिव से देखता है या हमें किस पर्सपेक्टिव से इसको देखना चाहिए। तो ईरान का इंक्लूजन जो है वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि उधर छबार पोर्ट, तो हम अपनी ऑब्वियसली रीजनल कनेक्टिविटी, हमारे प्लान्स हैं कि हम रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं और ट्रेड लिंक्स को स्ट्रेंथन करें विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ताकि भी बाईपास पाकिस्तान ऑल्सो, राइट। सो ये हमारे लिए चैलेंज भी रहा है इस पास्ट में। तो ईरान की जो इंक्लूजन है वो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है टू एंगेज विद दैट रीजन, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव पे डिपेंडेंट ना होके। इंडिया के लिए इट अलाउज टू डाइवर्सिफाई योर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ईरान के साथ हिस्टोरिकल टाइज हैं इंडिया के, शेयर्ड कंसर्न्स हैं टेररिज्म को लेके, तो वहां पर भी यू हैव दैट कलेक्टिव एक्शन, राइट। तो चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? आप क्वाड का पार्ट हो, है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फिर इंडिया। इसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर गेम सारी आती है बैलेंसिंग एक्ट की। इट में ईरान की एंट्री लाइक ग्रोइंग टाइज विद, एक तरफ ईरान और एक तरफ एससीओ में ईरान की एंट्री और एक तरफ क्वाड, सो इट में कॉम्प्लिकेट इट्स बैलेंसिंग एक्ट लाइक मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद द एससीओ। तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा लाइक वी हैव टू मैनेज इट एंड आवर पार्टनरशिप एंड आवर इंटरेस्ट इफेक्टिवली, राइट, इन एंगेजमेंट्स के साथ विद डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग। तो अपने को दोनों चीजों को बहुत ही ध्यान से और बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऑन वन हैंड इट सपोर्ट्स इंडियाज प्लान फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड लिंक, सब कुछ कॉपरेशन एनहांस होगा। ईरान के साथ टाइज भी हैं, लाइक अगेंस्ट टेररिज्म यू हैव बोथ शेयर्ड कंसर्न्स। दूसरी तरफ चैलेंजेस भी हैं, राइट, क्योंकि इट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर इंडिया एज इंडिया इज ऑल्सो एंगेज्ड विद रीजनल ग्रुपिंग लाइक क्वाड, राइट। तो बैलेंसिंग इंडियाज एंगेजमेंट्स विद एससीओ एंड क्वाड इट इज वेरी क्रूशियल। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से अपने को देखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल। अब यहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आंसर लिखना इस पे। How has Iran's membership in the SCO impacted the organization's perception of being anti-West? पहला, या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो कि एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान्स इंक्लूजन इन एससीओ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइक रीजनल कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू इंडियाज कनेक्टिविटी प्लान्स। तो ऐसे लिख सकते हो। तीसरा, discuss the opportunities and challenges associated with Iran membership and its implications for India's strategic interest। किसी भी तरीके से जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन बनता है, 250 वर्ड्स में लिखना रहेगा, 150 मार्क्स या 150 या 250 वर्ड्स में लिखना रहेगा, 15-20 मार्क, 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है। आंसर जरूर लिखना, मेक श्योर कि यू राइट द आंसर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स जितना आप समझोगे, जितना माइंड में जाएंगे, जितने डिस्कशन के थ्रू बातें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आती है, वो लंबे समय तक आप रिटेन भी कर पाओगे, राइट। चीज़ें जब समझ लोगे उसके बाद फिर आपके लिए आंसर लिखना मुश्किल नहीं रह जाएगा। सबसे पहले तो वो यहाँ सेव है, आप लिख सकते हो, यू आर एबल टू, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर वो बस उसको उतारना है, पेन पेपर पे लिखना है। तो जितना फिर लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करते जाओगे,
राइट। तो मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर, बाकी तो आप सब बहुत समझदार हो ही सही। तो मैंने सिग्निफिकेंस बता दिया है ईरान की मेंबरशिप का, चैलेंजेस और इम्प्लीकेशंस क्या है, ये क्वाड के बारे में मैंने आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है बहुत आसानी से, और कंक्लूजन में भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया की एंगेजमेंट में बैलेंसिंग एक्ट लाना, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा चलते हैं आर्टिकल की तरफ जो कि बात कर रहा है कावड़ियों की। कावड़िया सबने सुना ही होगा, मिलियंस ऑफ डिवोटीज दैट आर कॉल्ड कावड़ियाज, वो कावड़ यात्रा पे निकलते हैं सावन के महीने में, अभी जुलाई अगस्त के महीने में। तो वो जाते हैं और हरिद्वार, प्रयागराज, तो यहाँ पर दे गो, और वो एक बैम्बू पोल होता है जिसके दोनों तरफ दे कैरी द पोल्स, और मतलब दे कैरी कंटेनर्स ऑफ हॉली वाटर along these poles, एंड जो पानी वो फिर सैक्रेड रिवर से जैसे गंगा से कलेक्ट करते हैं, और फिर वो मतलब ये मानते हैं कि वो देखो दे गो बेयर फुट, नंगे पैर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। सो ओवरऑल दे कैरी दिस वाटर एंड ऑफर इट टू लॉर्ड शिवा, सो दे रिसीव देयर ब्लेसिंग्स एंड देयर विशेस विल बी फुलफिल्ड, ऐसा इस दे डू दैट। सो द पिलग्रिमेज यूजुअली इन्वॉल्व विजिटिंग दीज प्लेसेस लाइक हरिद्वार हो गया, गंगोत्री हो गया, और प्रयागराज हो गया, अयोध्या, वाराणसी। तो डिवोटीज दे ट्रैवल ऑन फुट, लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, रीच द डेस्टिनेशन, वहां से वो जल लेते हैं और फाइनली अपने वापस डेस्टिनेशन पे आते हैं और लॉर्ड शिवा को वो चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 13 ज्योतिर्लिंग्स हैं। तो द वाटर दैट इज कैरिड इन द कन्वर्स, जो पोर्ट है, इन द पोर्ट वाटर ओवर द शिवालिंगम इन शिवा टेम्पल्स इंक्लूडिंग द 13 ज्योतिर्लिंग्स। तो मैंने आपको पूरे 13 ज्योतिर्लिंग्स की लिस्ट एक दिन कवर करवाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आप ये सेशंस में रेगुलर हो और आपने वो याद कर लिए हैं सारे। जिन्होंने नहीं किए हैं कर लो, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। 5-6 दिन 10 दिन बाद वो वापस से आपको लगेगा कि काश उस टाइम कर लिया होता। तो मेक श्योर दैट यू डू दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता भी होनी चाहिए। और ये मतलब दिस यात्रा अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड it involves like carrying of the holy water and visiting sacred places to seek the blessings of Lord Shiva, right? और ड्यूरिंग द होल जर्नी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लिखा हुआ है, एंड जल अभिषेक बेसिकली इस रिचुअल को बोला जाता है। जो कावर्ड्स है वो मेक श्योर करते हैं कि वो अर्दन पोर्ट्स जो है दे डू नॉट टच द ग्राउंड, राइट। तो ये भी एक बहुत है बात है, ध्यान में रखना। दे आर क्लैड इन सेफ्रन क्लोथिंग वाइल अंडरटेकिंग द जर्नी। तो ये बता देना, बहुत लोग मतलब जो कावड़िया होते हैं वो फास्ट भी रखते हैं इस टाइम पे। दे रिस्ट्रिक्ट द कंजम्पशन ऑफ फूड, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। नेशनल चंबल सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर बेसिकली ये सेंचुरी देखोगे तो यूपी, एमपी और राजस्थान 3 स्टेट्स लगते हैं, एंड दे विल सून हैव अ डॉल्फिन सेंचुरी एरिया एज वेल। पहले तो चंबल नदी भी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ से। तो ये चंबल नदी की हम बात करेंगे, इधर अरावली रेंज है, इधर विंध्याज है। तो यहाँ पर ये चंबल नदी निकलती है, यमुना को ज्वाइन करती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो आपके लिए आज क्या होमवर्क है? यमुना नदी, यमुना का पूरा रिवर सिस्टम, चंबल नदी की ट्रिब्यूटरीज, ये आपको मैप में देखनी रहेंगी, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। तो यहाँ पर एज अ प्रपोजल इन दिस रिगार्ड वाज रिसेंटली सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ द नेशनल चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट। तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3 से भी लिंक होता है। तो ये प्रपोजल जो है इट इज टू हैव दिस डेडिकेटेड डॉल्फिन सेंचुरी, राइट, ताकि आप गैंजेस डॉल्फिन की जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं उनको और ज्यादा एनहांस कर सको। ये जो चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एमपी, यूपी और राजस्थान के एरिया में स्पैन करती है, एंड चंबल रिवर बहती है तो सबको पता ही है। 5400 स्क्वायर फीट का एरिया है। ट्राई जंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। मेन फोकस ऑफ द सेंचुरी इज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल एंड एंडेंजर्ड गैंजेस डॉल्फिन, ठीक है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इट सपोर्ट्स। तो यहाँ पर आपको मगर, क्रोकोडाइल और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, और कटियार गिर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट रीजन है, रिवाइंस, हिल्स, सैंडी बीचेस हैं, टोपोग्राफी ऐसी है तो सबको पता ही होगा। तो चंबल रिवर सपोर्ट 8 आउट ऑफ 26 रेयर स्पीशीज ऑफ टर्टल फैमिली ऑल्सो। तो काफी एक
इकोलॉजिकली देखें तो एक इम्पॉर्टेंट जगह बनती है, मैप में आप जरूर देख लेना। चंबल रिवर जो है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मोस्ट पॉल्यूशन फ्री रिवर है। एक नीचे विंध्यान माउंटेन्स है, इधर बताया ही था, इधर अरावलीज है। तो इट ओरिजिनेट्स इन दी सिंगार चौरी पीक ऑन, ये पीक का नाम ध्यान में रखना जहां से नदी बहती है। और प्लेटू जो है दैट इज हडौती प्लेटू इन राजस्थान अकर्स इन दी अपर कैचमेंट ऑफ द चंबल रिवर। ट्रिब्यूटरीज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, बानस, काली, सिंध, सिप्रा, पर्वती, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जो डैम्स इससे एसोसिएटेड है। प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आप ये चीजें याद रखें। जो दो मैंने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आपको आज कवर किए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर उस पर जरूर लिखना, राइट। सो आज के सेशन के लिए इतना ही। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर एवरीवन and do mark your attendance by liking this session, share it with the other friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you. Take care. Good luck. Good wishes. Happy learning.